नमस्कार, एन मंडल विश्वविद्यालय के ऑनलाइन क्लास के मंच पर आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं डॉक्टर शशांक मिश्रा, असिस्टेंट प्रोफेसर, राजनीति शास्त्र विभाग। आज की संविधान की क्लास में आप लोगों को प्रस्तावना के बारे में बताऊंगा। हमारे संविधान में उद्देशिका या प्रस्तावना, जिसे इंग्लिश में प्रीएम्बल वर्ड यूज किया गया है, और प्रस्तावना की जगह उद्देशिका शब्द किया गया है, लेकिन आम बोलचाल की भाषा में हम लोग उसको संविधान की प्रस्तावना भी कहते हैं। उद्देशिका या प्रस्तावना दोनों का मतलब एक ही होता है। तो प्रीएम्बल हमारे संविधान में सबसे पहले जो मुख्य कानून है संविधान के अंतर्गत, जो संवैधानिक आर्टिकल्स हैं, उनके पहले संविधान के एक दार्शनिक सिद्धांत के रूप में एक प्रस्तावना का, एक पेज की एक प्रस्तावना है। एक पेज क्या, उसमें कुछ ही लाइंस की एक प्रस्तावना दी हुई है। जो संविधान निर्माण हुआ था तो एक ट्रेंड चल रहा था जिसमें सभी देश अपने संविधान के उद्देश्यों के लिए, संविधान कैसा होगा उसके लिए और उसके एक प्रतिबिंब के रूप में, उनके विचारों के अभिव्यक्त के रूप में एक उनका परिचय कराने के लिए वो प्रस्तावना रखी, तमाम देश रख रहे थे। उसी के क्रम में भारत में भी संविधान में प्रस्तावना रखने का निर्णय लिया गया। हमारी संविधान सभा ने संविधान की प्रस्तावना का एक स्वरूप गठित किया, जिसमें जिसका जो संविधान सभा में जो उद्देशिका प्रस्ताव था, उद्देश्य प्रस्ताव, जो 13 दिसंबर 1946 में जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में संविधान सभा के पटल पे रखा गया था, जिसमें संविधान किस तरह से बनाया जाएगा, उसके मूल विचार क्या होंगे, किस आधार पे सरकारों का गठन होगा, संविधान का स्रोत क्या होगा, इन सब चीज़ों का वर्णन किया गया था। उस उद्देश्य प्रस्ताव को ही एक तरह से प्रस्तावना के रूप में बाद में स्वीकार किया गया, और उस उद्देश्य प्रस्ताव को 13 दिसंबर को न करके जो उसमें तमाम तरह से परिवर्तित करते हुए, क्योंकि उस समय 1946 के आसपास, 47 के आसपास आप समझ जानते होंगे कि हमारे देश में बहुत सारे परिवर्तन हो रहे थे। हमारा देश एक ऐसे जंक्शन पे खड़ा था जिसमें आगे का भविष्य अभी अधर में था, क्योंकि सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे। देश जो था एक विभाजन के कगार पे था। ढेर सारी हमारी देसी रियासतें भी थीं जो कि उनका विलय करना एक प्रश्न चिन्ह के रूप में था। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए संविधान सभा में जो उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया था, उसमें कुछ संशोधनों के साथ जो उद्देश्य प्रस्ताव हमारा 22 जनवरी 1947 को जो अडॉप्ट किया गया था, हुआ ये था कि मुस्लिम लीग को बार बार संविधान सभा में शामिल होने की बात की जा रही थी, देश के विभाजन को टालने की बात की जा रही थी, जिसके लिए इस उद्देश्य प्रस्ताव को रोक दिया गया था, क्योंकि सभी लोग चाहते थे कि सर्वमत से ऐसा फैसला हो कि हमारे संविधान का स्वरूप कैसा होगा, इसकी प्रस्तावना या उसकी उद्देशिका कैसी होगी। इसके लिए हम मुस्लिम लीग को भी शामिल करते हुए एक व्यापक रूप देते हुए इस प्रस्तावना को हम स्वीकार करेंगे। उसके लिए मुस्लिम लीग को समय भी दिया गया था, लेकिन जैसी परिस्थितियां हुई, बाद में ये देखा गया कि ये असंभव सी स्थिति है। इस वजह से देश के विभाजन को एक व्यवहारिक रूप से देखते हुए कि यह होना ही है, तय माना गया। तो 22 जनवरी 1947 को संविधान की उद्देशिका का प्रस्ताव जो है स्वीकार कर लिया गया, जिसको बाद में हम उद्देशिका जो अपने आप में पढ़ा जाता है संविधान की प्रस्तावना में, 26 नवंबर 1949 का डेट देते हैं, जो कि संविधान के बनने के बाद 1949 में ढेर सारे अन्य परिवर्तनों को करते हुए, हम प्रस्तावना को एज इट इज न लाते हुए, ढेर सारे परिवर्तनों के बाद हम उसको अपने संविधान के एक अंग के रूप में शामिल करते थे और उसको स्वीकार किए। एक क्वेश्चन हो सकता है कि क्या हम संविधान की जो प्रस्तावना है वो संविधान निर्माण के पूर्व ही बना दी गई थी, जैसा कि उद्देश्य प्रस्ताव था, या फिर संविधान के निर्माण के पश्चात उसको बनाया गया। तो आप ये समझ लें कि कुछ मूल अंश जो थे वो उद्देश्य प्रस्ताव के थे, लेकिन जब पूरा संविधान बन गया, उसका एक स्वरूप दिखाई देने लगा, उसके बाद संविधान की प्रस्तावना में ढेर सारे परिवर्तन करते हुए, यानी कि उस उद्देश्य प्रस्ताव को भी, जो 22 जनवरी को पूर्ण रूप से पारित हुआ था, उसमें भी परिवर्तन करते हुए
26 नवंबर 1949 को जो स्वीकृत किया गया, आत्मार्पित किया भारत के लोगों ने, वो बनाया गया। तो ऐसा माना जाता है कि संविधान के बनने के बाद ये पूरे प्रस्तावना की भावना भी आई। हालांकि ये अपने एक प्राचीन रूप में पहले से ही थी, क्योंकि ये संविधान सभा के सदस्यों को देश में संविधान कैसा बनाना है, किस आधार पर सरकारों का गठन होगा, इसके लिए पहले से ही वो एक मार्गदर्शक की भूमिका में थी, और इसके एक मूल प्राचीन स्वरूप को स्वीकार कर लिया गया था संविधान सभा के द्वारा। तो अ, हमारी संविधान सभा हमारी संविधान की जो प्रस्तावना है, उद्देशिका है, प्रियम्बल है, जो शुरुआत होता है कि हम भारत के लोग से होता है, वी द पीपुल ऑफ इंडिया। अगर हम उस उद्देशिका को पढ़ें तो हम ये देखते हैं कि मैं उसको एक बार लिटरली पढ़ लेता हूँ। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान सभा को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो हमारी संविधान सभा की जो प्रस्तावना थी, ये हिंदी में एकदम एज इट इज़ मैंने आपको पढ़ के बताया, जिसमें शुरुआत अपने आप में ये होता है कि हम भारत के लोग, वी द पीपुल ऑफ इंडिया, जो कि प्रस्तावना खुद ही अपने आप में बता देती है कि हम भारत के लोग, यानी कि जो सोर्स है भारत के संविधान का, वो वी द पीपुल ऑफ इंडिया है। हम भारत के लोगों के द्वारा इसको बनाया गया है और इसको स्वीकार भी किया गया है। तो जैसा पहले मैं पिछली क्लास में भी बताया था, भारतीय संविधान की विशेषताओं में भारतीय संविधान की प्रस्तावना एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है, जो आमुख है हमारे संविधान का, जो कि पूरे संविधान को एक मिरर के रूप में दिखाती है, उसके प्रतिबिंब को स्पष्ट करती है। बहुत सारे, जैसे अम्बेडकर ने संविधान की कुंजी, संविधान की आत्मा कहा था। उन्होंने कहा था कि यह संविधान का एक राजनीतिक एक लोकतंत्र है और राजनीतिक लोकतंत्र को परिलक्षित करती है, जिसके द्वारा हम उसके सामाजिक लोकतंत्र और आर्थिक लोकतंत्र को आगे चल के प्राप्त करेंगे। यानी संविधान जो है, संविधान की जो प्रस्तावना है, वो पूरे संविधान का एक स्वरूप निर्धारित करने की बात करती है। साथ में हमारे सरकारें आगे चल के किस प्रकार से इस पूरे संविधान को संचालित करेंगी, हमारे देश की सरकार कैसे विभिन्न नियम कानून को बनाएगी, आगे संविधान में यदि परिवर्तन होता है तो किस प्रकार से होगा, विभिन्न सरकारी संगठनों में सरकार के अंगों में किस प्रकार से समन्वय होगा, ये तमाम चीज़ें, यानी व्यक्ति के क्या स्कोप रहेगा, उसकी परिधि क्या रहेगी, कितनी उसकी स्वतंत्रता रहेगी, ये सब कुछ हमारे संविधान में वर्णित है। लेकिन इसका जो स्वरूप है, उसका दार्शनिक जो आधार है, वो पहले ही प्रस्तावना में सबसे पहले स्पष्ट कर दिया गया है। उसके स्रोत के रूप में, यानी हमारा एक प्रस्तावना जो है वो हम लोगों ने अपने संविधान को दिया है। तो वी द पीपुल ऑफ इंडिया अपने आप में सीधे है कि हमारे संविधान का स्रोत जो है वो वी द पीपुल ऑफ इंडिया, यानी हम सभी लोग हैं। और किस दिन इसको बनाया गया, सबसे लास्ट में 26 नवंबर 1949 को ये अपने आप सभी लोगों ने अपने आप को आत्मार्पित किया था, समर्पित किया था, और उसी दिन से संविधान की ढेर सारी आर्टिकल्स वगैरह लागू भी कर दी गई थी, जिसमें कि नागरिकता से संबंधित प्रावधान या कुछ अन्य उस समय के महत्वपूर्ण प्रावधान थे, जिसको उस समय लागू किया जाना आवश्यक भी था। तो हम देखें तो इस वी द पीपुल ऑफ इंडिया के बाद हमारे सामने जो है सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक शब्द आता है, जो कि सॉवरेन का मतलब संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, सेकुलर का मतलब पंथनिरपेक्ष होता है, तो लोकतांत्रिक गणराज्य। तो ये सभी सारी चीज़ों की विशेषताओं को मैंने पिछली क्लास में तो ये बता दिया था, लेकिन एक नटशेल में हम ये देखेंगे कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब एक संप्रभु राज्य को इंगित करता है भारत, जो कि आंतरिक और बाह्य रूप से, यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, यानी बाह्य रूप से वो पूर्ण रूप से
प्रभुत्व संपन्न होगा, यानी परम शक्तिशाली होगा, उस पे किसी भी प्रकार की बाह्य शक्ति का कोई नियंत्रण नहीं होगा और इसके साथ आंतरिक रूप से भी वो स्वतंत्र होगा, यानी किसी अन्य संगठन, धर्म या किसी भी अन्य प्रकार से जो समूह होते हैं उनके द्वारा यह नियंत्रित नहीं किया जाएगा या उससे ऊपर किसी भी प्रकार की शक्ति नहीं होगी। जो राज्य की सबसे बड़ी शक्ति होगी वो खुद इस संविधान द्वारा संचालित होगी और संविधान से प्राप्त होगी, उसके स्रोत के रूप में भी हम ही लोग होंगे। इसके साथ साथ हम देखें तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक जो है पंथ निरपेक्ष भी होता है, सोशलिस्ट भी है। सोशलिस्ट शब्द जो है समाजवादी जो शब्द है ये 42वें संशोधन में 1976 में इसको अडॉप्ट किया गया था। इसी के साथ साथ सोशलिस्ट सेकुलर जो पंथ निरपेक्ष शब्द जो यूज किया गया है, हिंदी में धर्मनिरपेक्ष नहीं पंथ निरपेक्ष शब्द यूज किया गया है, हमारे संविधान में रखा गया है। इसका यानी समाजवादी पंथ निरपेक्ष और इसके साथ साथ नीचे एक प्रस्तावना में एक और शब्द जोड़ा गया है अखंडता, यानी राष्ट्र की या देश की अखंडता शब्द का इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन यूज किया गया है। यानी ये 42वें संशोधन में इसको यानी प्रस्तावना में एक संशोधन हुआ जो कि 42वें संशोधन में हुआ, जिसमें ये दो ऊपर के यानी सोशलिस्ट और सेकुलर वर्ड यूज किया गया और इसके बाद एक और शब्द साथ में रखा गया इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। ये 1946 में 42वें संशोधन में 1976 में इसको किया गया था ये संशोधन प्रस्तावना में। इसके अंतर्गत कुछ चीज़ें और स्पष्ट हो गई कि हमारा देश जो है लोकतांत्रिक के साथ साथ एक सोशलिस्ट होगा। सोशलिस्ट का मतलब उस समय बहुत सारे लोगों ने जो सोवियत झुकाव था उससे भी लिया था, लेकिन यह स्पष्ट है कि खुद नेहरू ने भी और कांग्रेस पार्टी ने भी इस चीज़ को उस समय स्पष्ट किया था कि सोशलिस्ट का मतलब हमारा वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट है और इसके साथ साथ हम संविधान में इस देश में जो सबसे निचले स्तर पे जो सबसे गरीब वर्ग है, वंचित तबका है, उसके लिए हम रिसोर्सेज को या आर्थिक संपन्नता और उसके लिए जो अवसर की समानता है, ये सारी चीज़ों को हम अधिक से अधिक प्रयत्न करेंगे, ना कि हम प्राइवेट प्रॉपर्टी को एबोलिश करेंगे, खत्म करेंगे या फिर न ही हम उद्योगों का राष्ट्रीयकरण करेंगे। ये सब कुछ होगा नियंत्रित स्तर पे होगा, जहाँ पे आवश्यक होगा उस आधार पे किया जाएगा। सोशलिस्ट का आशय ये है कि हम कभी भी संपत्ति का वितरण इस प्रकार से समाज में नहीं होने देंगे जिसमें कि एक सामाजिक आर्थिक असमानता हो जाए और इसके साथ साथ संपत्ति के सारे रिसोर्सेज और उसका कंट्रोल जो है कुछ छोटे से वर्ग के द्वारा नियंत्रित किया जाने लगे। तो यानी सबको अवसर की समानता, सबको आर्थिक अवसर की समानता, सबके पास बेसिक नीड्स जो हैं वो बने रहें, इसके लिए समाज सोशलिस्ट वर्ड यूज किया गया था। यानी कि समाजवादी वर्ड यूज करने का मतलब उस समय का सोशलिस्ट जो गवर्नमेंट जो है, रशियन गवर्नमेंट या चाइनीज गवर्नमेंट या जिस तरह से समाजवादी सरकारें होती हैं उसका हूबहू पालन करना नहीं था। हालांकि ये वर्ड जो है साथ में सेकुलर वर्ड भी इसके बाद जो आता है वो सेकुलर वर्ड भी बाद में 1976 में संविधान की प्रस्तावना में शामिल किया गया था। सेकुलर वर्ड पंथ निरपेक्ष है। एक बात ये भी होती है कि पंथ निरपेक्षता शब्द भी बाद में इसको शामिल क्यों किया गया और उस समय संविधान सभा में भी इस पर काफ़ी डिस्कशन हुआ था कि सेकुलर शब्द को हम संविधान में लागू किस प्रकार से संविधान में प्रस्तावना में रखा जाना चाहिए या नहीं रखा जाना चाहिए। अम्बेडकर ने इनका इसका विरोध भी किया था, ढेर सारे संविधान सभा के प्रतिनिधियों ने इसका विरोध किया था। उसका कारण ये था कि उन्होंने बताया कि विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आर्टिकल 19 और इसके साथ साथ आर्टिकल 25 जिसमें धार्मिक स्वतंत्रता है, किसी भी धर्म को मानने, उपासना और उसको धारण करने की जो स्वतंत्रता है, उस ये सब कुछ अपने आप में शामिल है। तो सेकुलर चरित्र संविधान का ऑलरेडी वर्णित है, इस वजह से वो सेकुलर वर्ड को यूज संविधान के प्रस्तावना के अंतर्गत शामिल उन्होंने नहीं किया था, लेकिन बाद में इंदिरा गांधी की सरकार ने सेकुलर वर्ड को बाद में 1976 में 42वें संशोधन के अंतर्गत प्रस्तावना में शामिल कर लिया था। अब एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक हम जानते हैं कि एक पॉपुलर सॉवरेनिटी एक डेमोक्रेसी में ही विद्यमान होती है। किसी भी देश के लोग अगर सरकार बनाते हैं, अपने प्रतिनिधियों की नियुक्ति करते हैं और वो सरकार का संचालन करते हैं और उसी आधार पर सारे नियम
और कानून होते हैं, रूल ऑफ लॉ होता है, कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं होता है। तो ऐसे संविधान की जो संविधान और ऐसे एक राजनीतिक समूह की जो जो राज्य होता है, उसकी जो संरचना होती है वो लोकतंत्रात्मक होता है। इस लोकतंत्रात्मक व्यवस्था में आगे संविधान में किस प्रकार से सरकारों का गठन होगा, सरकार के कौन-कौन से लोग मतदान करेंगे, कैसे यूनिवर्सल एडल्ट एनफ्रेंचाइजमेंट जिसको बोलते हैं, सार्वभौम वयस्क मताधिकार, इसका मतलब सभी 18 साल के ऊपर के सभी लोग, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म, क्षेत्र, नस्ल के हों, वो सभी लोग जो भारत के नागरिक होंगे, पागल, दिवालिया या इस तरह से चीज़ें नहीं होंगी, मतलब वो साउंड माइंड के होंगे। सभी लोगों को अ, मत देने का अधिकार है, उनको मताधिकार है, वो सरकार के बनाने में अपना योगदान दे सकते हैं, साथ में वो इलेक्शन कंटेस्ट करने से लेकर तमाम चीज़ें भी, उनकी जो राजनीतिक स्वतंत्रता और राजनीतिक अधिकार हैं, उसका भी वो प्रयोग करते हैं। तो डेमोक्रेटिक का आशय ये है कि लोकतंत्रात्मक रूप से हमारे सरकार के इसका संगठन जो होगा वो डेमोक्रेटिक होगा, लोकतंत्रात्मक होगा, प्रतिनिधित्वात्मक लोकतंत्र द्वारा संचालित होगा। इसका भी वर्णन यानी संरचना भी दी गई। इसी के साथ-साथ कुछ और दार्शनिक शब्द जो हमारे संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित हैं, जिसमें कि अ, जस्टिस है, इक्वालिटी है, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, यानी कि अ, अवसर की समानता, और इसी के साथ-साथ स्टेटस जो होता है समाज में, सभी लोगों को समान स्टेटस उपलब्ध हो, इस चीज़ को करने के लिए हमारे संविधान के सारे कानून जो होंगे, संगठन होगा वो प्रयत्नशील होगा। हमारे देश की सरकारें इस आधार पे काम करेंगी कि सभी लोगों के अंतर्गत समानता भी आए। जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। जस्टिस का आशय बहुत अपने आप में एक फिलोसफल टर्म है, जो कि बहुत ही आदर्शवादी भी हो जाता है। बहुत सारे थिंकर्स जो हैं इक्वालिटी और लिबर्टी के बीच में जो बैलेंस होता है उसको वो न्याय के रूप में देखते हैं कि व्यक्ति की अपनी स्वतंत्रता और दूसरा जो राज्य का कंट्रोल है उसको किस तरह से बैलेंस करके सामाजिक समानता भी लाई जाए, और साथ में व्यक्ति अपने अधिकतम रूप में स्वतंत्र भी हो, सबके पास अवसर की समानता भी हो। तो एक इस टर्म में जस्टिस का है, जिसको सामाजिक जो पक्ष है वो सोशल जस्टिस है, जिसमें अनटचेबिलिटी को, सामाजिक भेदभाव, छुआछूत, उनको हटाने की जो बात की गई थी, वो या इस तरह के जो कानून बनाए जाते हैं वो इस संविधान में सोशल जस्टिस से प्रेरित होते हैं, जो कि हमारी प्रस्तावना में अपने आप में ये इंगित होता है कि हमारे संविधान के ढेर सारे आर्टिकल्स और इसी आधार पर प्रयत्नशील रहेंगे, और हमारी सरकारें, हमारा कानून आगे इसी रास्ते पे, इसी मार्ग पे आगे चलेगा। इसके साथ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, इकोनॉमिक जस्टिस का आशय है कि जो सारे आर्थिक संसाधन हैं उनका केंद्रीकरण नहीं हो, कुछ लोग उसको कंट्रोल ना करें, सबके पास इसी आधार पे अवसर की समानता हो, सब आर्थिक रूप से सभी लोग संपन्न हो, सबके पास कम से कम बेसिक नीड्स तक की स्थिति रहे, उनको अपने मूलभूत आवश्यकताओं की वो अपने खुद ही संपूर्ति कर सकें। तो इस प्रकार का जो कॉन्सेप्ट है वो अपने आप में इकोनॉमिक जस्टिस से प्रेरित है। तो इस जस्टिस को बनाए रखेंगे, साथ में एक पॉलिटिकल भी है, राजनीतिक न्याय। राजनीतिक न्याय से आशय ये है कि सभी व्यक्ति समान होंगे, सभी को सरकार के गठन में समान भूमिका होगी, कानूनों के समक्ष सभी लोग समान होंगे, इक्वलिटी बिफोर लॉ। और इसके साथ साथ जो लोग समान नहीं होंगे उनको, यानी कि जो समाज के वंचित हैं, शोषित तबके हैं, या फिर जो परंपरागत आधार पे समाज से साइडलाइन है, उन सबल्टर्न हैं, उन सभी लोगों को राजनीतिक रूप से अब एक समान पटल देने के लिए या समानता लाने के लिए उनके अंदर ढेर सारे पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन किए जाएंगे, जैसे आरक्षण हो गया, या फिर औरतों को, वृद्धों को, जो बीमार लोग हैं, रुग्ण लोग हैं, उनको हम ढेर सारे अन्य प्रबंध करके उनको अवसर की समानता देते हुए उनको आगे बढ़ाने के लिए सरकार कुछ ऐसे कार्य कर सकती है, जैसे आरक्षण हो गया या उनको विशेष सुविधाएं देने की बात हो गई, जिससे कि वो आगे चल के अपनी समान भूमिका रख सकें, जैसा कि समाज में एक सभी संसाधनों से युक्त व्यक्ति के पास जो स्वतंत्रताएं होती हैं, जो राजनीतिक स्वतंत्रताएं होती हैं, उसको वो धारण कर सके।
इसी के साथ लिबर्टी विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो गई, धार्मिक स्वतंत्रता हो गई, ये सारा कुछ लिबर्टी ऑफ फेथ, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, ये सब कुछ लिखा हुआ है जो अपने आप में सेकुलरिज्म को परिलक्षित करता है। सेकुलरिज्म जो मैंने बताया, पंथ निरपेक्षता का आशय है कि धर्म निरपेक्ष न होकर के, यानी कि सब किसी एक धर्म को न मानते हुए, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि हम किस सभी धर्म को बाइकआउट करेंगे। ये इस तरह की धारणा को धर्म निरपेक्षता कहते हैं, लेकिन पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ने का आशय सिर्फ इतना था कि हम सभी धर्मों को समान रूप से मानेंगे, किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे, राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, और किसी भी आधार पे हम किसी एक धर्म को अपने संविधान के स्रोत के रूप में नहीं देखेंगे और उसी आधार पे कोई संचालन नहीं करेंगे। तो पंथ निरपेक्षता का आशय जो है वो इससे होता है। इसी के साथ जो अगला जो आता है संविधान की प्रस्तावना में, ये है कि यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी मतलब किसी भी देश में जो यूनिटी, जो एकता और अखंडता, एकता का मतलब बाहर से कोई भी व्यक्ति अपने आप को एक होने की भावना हो, मजबूत हो, जिससे बाहरी शक्तियों से वो मुकाबला कर सके, ऐसी जो भावना होती है वो यूनिटी कहा जाता है। लेकिन इंटीग्रिटी उससे भी ज़्यादा होती है, जो अंदर से मजबूती होती है। हम सभी विभिन्न जाति के लोग, विभिन्न धर्म के लोग, विभिन्न क्षेत्रों के लोग, विभिन्न भाषाओं को मानने वाले लोग, ये सभी लोग एक इकट्ठे होकर के आपस में नहीं लड़ेंगे, आपस में इस प्रकार से क्षेत्रवाद की जो राजनीति है, धार्मिक राजनीति है, इसको हम नहीं पालन करेंगे, या फिर ये देश या इस देश का संविधान, इस देश की सरकारें, इस देश का कानून इसी आधार पर संचालित होगा जिसमें इस देश की इंटीग्रिटी जो है, अखंडता मजबूत हो। ये नहीं है कि ये देश का एक खंड होगा जो दूसरे क्षेत्रों से अलग होगा। उसको इंटीग्रिटी वर्ड यूज किया गया। यूनिटी का आशय जो है बाहरी क्षेत्र से है कि हम बाहरी शक्तियों से तो लड़ेंगे, या फिर बाहरी क्षेत्र शक्तियों या दूसरे देशों के साथ जो हमारा संबंध होगा उसमें हम एकता की भावना रखेंगे। लेकिन इंटीग्रिटी का मतलब जो है आंतरिक रूप से जो सशक्तता होती है उससे आशय लिया गया। ये भी संविधान में 42वें संशोधन के द्वारा इसको शामिल किया गया था। तो इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि इसमें डेट तिथि का वर्णन मैंने कर दिया। हमारे संविधान सभा की प्रस्तावना जो है वो 26 नवंबर 1949 को इसको लागू किया गया था। शुरुआत से लेकर अंत तक के इसकी जो विकास हुआ वो मैंने संविधान सभा में ये अभी बताया आप लोगों को। इसी के साथ साथ हम एक प्रश्न ये आता है कि क्या प्रस्तावना जो है वो संविधान के अंग के रूप में है या नहीं है। तो ये विवाद 1960 में सबसे पहले बेरूबरी राज्य से केस से संबंधित जो विवाद था, जिसमें पश्चिम बंगाल के भारत सरकार ने पश्चिम बंगाल के एक क्षेत्र को, बेरूबरी जिसका नाम था, उसमें पाकिस्तान को देने की एक आपसी समझौता हुआ था, जिसमें वहाँ के लोगों ने उसका विरोध किया था और उस आधार पर उन्होंने कहा कि हमारे देश जो है हमारे देश की प्रस्तावना के खिलाफ है, वी द पीपुल जो शब्द है उसके खिलाफ है, और हम जब तक जनमत संग्रह नहीं होगा तब तक किसी एक क्षेत्र को दूसरे देश के संधियों के आधार पर दूसरे क्षेत्र को देने का अधिकार नहीं है। तो या तो उसमें जनमत संग्रह कराया जाए या फिर उसको शामिल किया जाए, अपने देश में रहने दिया जाए। इस आधार पर उसको उच्चतम न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था। तो बेरूबरी राज्य 1960 में बेरूबरी केस में ये मामला सामने आया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इसमें संविधान के एक अंग के रूप में प्रस्तावना को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था, और वो कहा था कि जो हमारे संविधान के कानून हैं वो हमारे उसको हम लागू कर सकते हैं, वो कानूनन इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। कोई भी व्यक्ति उसके विरुद्ध जा करके या कोई भी सरकार का अंग, कोई भी समूह उसको लागू करवा सकता है, लेकिन प्रस्तावना सिर्फ एक मार्गदर्शक की भूमिका है, उसको एग्जीक्यूट नहीं किया जा सकता है कानून के द्वारा। ऐसा सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था, लेकिन ये निर्णय ज़्यादा दिन तक नहीं चल सका। 1973 में केशवानंद भारती विवाद में इस चीज़ को, प्रस्तावना को एक अंग के रूप में मानते हुए साथ में उसमें परिवर्तन भी किया जा सकता है, ये भी उसमें डिसीजन हुआ। लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर में संविधान के जो एक कॉन्सेप्ट केशवानंद भारती केस में ये आया था, जिसमें ये था कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान की जो मूल संरचना है उसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता। बाकी सारी चीज़ों को 368 आर्टिकल के द्वारा
परिवर्तन किया जा सकता है, यानी उसकी भावना को नहीं परिवर्तित किया जा सकता है। तो हम ये देखते हैं कि प्रस्तावना में ज़्यादातर एक-एक शब्द का मतलब है, और एक शब्द जो है वो भारत सरकार के साथ-साथ भारत के जो संविधान है उसके स्वरूप को नियमित करती है, मार्गदर्शित करती है। इस वजह से उसको हेर-फेर करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, यहाँ तक कि जो बाद में पंथनिरपेक्षता या सेकुलर शब्द जो था 1994 में मुंबई केस में, उसको भी अ, संविधान के एक बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में रखा गया। तो ये बात फिर से एक आती है कि सोशलिस्ट पावर क्या है। सोशलिस्ट को भी 1942 में ही 1976 में ही 42वें संशोधन में इसको परिवर्तित किया गया था। तो सोशलिस्ट वर्ड को यूज करने का, क्योंकि वो एक निश्चित प्रकार की विचारधारा थी, और उस समय देश जो थे दो गुटों में बटे हुए थे, दुनिया के सारे देश जो थे। तो ये था कि हम किसी एक देश के पिछलग्गू बन रहे हैं या फिर एक विचारधारा अपना रहे हैं, इससे हमें अलग रहना होगा। इस आधार पर उसका विरोध हुआ था। तो जिसको लेकर के भी ये हमेशा क्वेश्चन उठता रहता है कि सोशलिस्ट शब्द रखने का क्या कारण है, या फिर उनको हटा दिया जाना चाहिए। लेकिन इसमें भी ये चीज़ क्लियर है कि सोशलिस्ट शब्द का मतलब है कि हम संविधान के सबसे निचले तबके के लिए, अभावग्रस्त तबके के लिए ये संविधान कार्य करेगा। उसकी जो भूमिका होगी सबके बेसिक नीड्स के लिए काम करेगा। इस देश की सरकारें इसी प्रकार से संचालित होंगी। तो वो जो विचारधारा के स्तर पे किसी एक देश का संगठन होता है, सोशलिज्म का आशय यहाँ पे कदापि नहीं है। इस आधार पे उसको भी साइडलाइन कर दिया जाता है कि सोशलिस्ट हो। हालांकि सेकुलरिज्म, जो बहुत सारे जो कट्टरपंथी संगठन है, वो ये चाहते हैं कि सेकुलरिज्म जो इमरजेंसी के समय में इसको लागू किया गया था, तो वो किस प्रकार से वो इस देश की भावना को, इस देश के लोगों को परिलक्षित करता है, और उसको सेकुलर वर्ड यूज किया गया। इस आधार पे उसको वो चैलेंज करते रहते हैं। तो आगे ये एक डिबेट का है, वाद विवाद का ये मुद्दा होता है कि ढेर सारे ऐसे संविधान के अंतर्गत, प्रस्तावना के अंतर्गत चीजें हैं जिसको हटाया जा सकता है कि नहीं। तो केशव भारती केस के बाद से भी ढेर सारे ऐसे हुए, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हमेशा अपने आप में मानना, सभी न्यायपालिका ने आगे अपने सभी डिसीजंस में कि उसको चेंज नहीं किया जा सकता है। लेकिन परिवर्तन किसी एक विचारधारा है, हमेशा परिवर्तनशीलता जो है विकास की कसौटी होता है। तो फिर हम ये कभी आगे के लिए नहीं कह सकते कि प्रस्तावना के में क्या क्या बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। न्यायपालिका तो मानती है, लेकिन आगे चल के ढेर सारे परिवर्तन जैसे इंदिरा गांधी ने भी किया था, आगे हो सकते हैं, इस पे नहीं कहा जा सकता। और न्यायपालिका भी केशवानंद भारती के जितने जजेस की बेंच थी, उससे बड़े जजेस की बेंच बना करके, संवैधानिक बेंच बना करके उसमें भी परिवर्तन कर सकती है। लेकिन ये सब कुछ भविष्य के गर्त में, जैसी आवश्यकता इस देश को होगी, वैसा उसी प्रकार से इस देश का चरित्र और इस देश की प्रस्तावना, संविधान वगैरह निर्धारित होगा। तो अपने आप में अब तक की जो स्थिति है वो यही है कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कभी भी चेंज नहीं किया जा सकता। वो हमारे संविधान का एक मूल अंग के रूप में है, और उसमें ये जो तमाम शब्द जो हमारे प्रस्तावना में दिए हुए हैं, उसमें परिवर्तन अपने मूल भावना के अंतर्गत संभव नहीं है। और उसमें कुछ जोड़ा जाना ये एक अलग चीज़ होती है, लेकिन हटाया जाना, उनको रिपील करना, ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन सकता है। तो इस आधार पे जो हमारी प्रस्तावना है वो परिवर्तित तो 368 आर्टिकल के द्वारा परिवर्तन किया जा सकता है, लेकिन उसकी बेसिक स्ट्रक्चर को, मूल भावना को नहीं अंतर किया जा सकता है, परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। इसके साथ साथ ये हमारे संविधान का एक अंग के रूप में भी है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने भी स्वीकार कर लिया है। और इस संविधान के अंग के रूप में सारे आर्टिकल्स में जहाँ भी अस्पष्टता के, सुप्रीम कोर्ट ने खुद ये चीज़ कहा है कि जहाँ पे भी अस्पष्टता हो नियमों में, कानूनों में, संवैधानिक कानूनों में, अनुच्छेदों में अस्पष्टता की स्थिति होगी, वहाँ पे हम एक मार्गदर्शक के रूप में, और इसी प्रस्तावना के अंतर्गत जो विचारधाराएं हैं, जो फिलॉसफी है, उसी के आधार पे काम करते हुए आगे अपने डिसीजंस देंगे, या फिर वो अपने कानूनों को उस स्वरूप में गठित करेंगे जैसा कि प्रस्तावना की मूल भावना में दिया हुआ है। इस तरह से हमारी संविधान की आत्मा है। ऐसा कहा जाता है कि संविधान जो है वो आत्मा है, और प्रस्तावना जो है हमारे संविधान की या उद्देशिका, वो आत्मा के रूप में है, और संविधान जो है वो पूरा एक शरीर के रूप में है। या फिर सुभाष कश्यप ने कहा था कि संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका
संविधान की नींव है, तो उसके ऊपर जो अट्टालिका है, जो पूरी बिल्डिंग बनी हुई है, वो हमारा संविधान है, जिसको अगर हम हिलाएंगे या परिवर्तन करेंगे या फिर उसकी मूल भावना को छेड़ेंगे तो उसका पूरा स्वरूप ही विचलित हो सकता है। यानी कि हमारे संविधान के एक मिरर के रूप में, एक फोटो के रूप में, एक एक शब्द एक फोटो के रूप में है। ऐसा एक महान समाजशास्त्री ने कहा था कि हमारे संविधान की प्रस्तावना का एक एक शब्द जो है एक चित्र है, एक जीता जागता व्यक्ति है, जिसका एक अपना व्यक्तित्व है और उसी आधार पे संविधान जो है संचालित होता है। आगे की सरकारें उसी आधार पे अपने निर्णय लेंगी, न्यायपालिका अपना निर्णय लेगी, सरकार कानून बनाएंगी और उसको संचालित करेंगी। तो हमारे संविधान की प्रस्तावना जो थी वो उसके बारे में हम लोगों ने ढेर सारी बातें जान ली हैं। आगे चल के संविधान से संबंधित विभिन्न पहलुओं का अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। धन्यवाद।